दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दानिश की ज़ुबानी में। अभी एक बड़ी दर्दनाक खबर आई 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर से। वहाँ पर एक जगह है पहलगाम, जिसको छोटा स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर 5 आतंकवादी आए। उनके पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने वहाँ पर जो भी सैलानी गए हुए थे, तो घूमने के लिए पर्यटक गए हुए थे, उनसे बात की। उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और जिसने अपना नाम हिंदू बताया उसको उन्होंने गोली मार दी, और जिसने अपना नाम मुस्लिम बताया उसको उन्होंने छोड़ दिया। और जिस हिंदू ने डर के अपना नाम मुस्लिम बता दिया, या जिस पे उनको डाउट हो रहा था, उससे वो पूछते थे ठीक है अब तुम कलमा सुनाओ। अब जाहिर सी बात है, जो मुस्लिम नहीं होगा उसके कलमा मुश्किल ही याद होगा, और वो समझ जाते कि इसने झूठ बोला है, और वो उसको गोली मार देते। गोलियों की आवाज़ से वहाँ पर इतनी दहशत हो गई कि जितने भी वहाँ पर पर्यटक सैलानी घूमने गए थे, सब ग्रुप में इकट्ठे हुए, और कोई पेड़ के पीछे छुप गया, कोई किसी और चीज़ की आड़ ले ली। इस तरीके से सब छुपने शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि वो आतंकवादी थे और वहाँ पर उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो वो लोग धीरे धीरे वहाँ जाते और उन ग्रुप में जाते और फिर उनसे पूछते कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, उसको छांटते, देखते और उनको गोली मार देते। क्योंकि काफ़ी दिन से आतंकवाद एक तरीके से बहुत कम हो गया है, ज़ीरो हो गया है। जब से वहाँ पर धारा 370 लगी है, तो कभी ऐसी घटना हुई नहीं है। तो इसलिए थोड़ा जो प्रशासन था वहाँ का, जो हमारी आर्मी है, वो भी थोड़ी बेफ़िक्र थी कि अब ऐसा कुछ है नहीं। तो पहले वहाँ पर करीब 2 बटालियन रहती थी, और फिर जब उनको ऐसा भरोसा हो गया कि ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक है, तो वहाँ से वो हटा ली गई। क्योंकि वहाँ पर कोई भी सीआरपीएफ या कोई भी फ़ौज की टुकड़ी वहाँ पर नहीं थी। तो उन लोगों ने बड़े आराम से इस हत्याकांड को, जो दर्दनाक और एक कायरता भरी, जो एक निर्दोष लोगों को, जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको आप जानते भी नहीं हो, जबकि उसका नाम लेकर आप पूछ रहे हो कि वो कौन है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक वो उसको नहीं जानते हैं जिसको वो मारने जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़े आराम से, बहुत उनके पास टाइम था। अच्छा, ये जो जगह है काफ़ी ऊंचाई पर है। अब जैसे ही वहाँ नीचे खबर मिली, तो जब तक हमारी वहाँ फ़ौज पहुँची, तो वहाँ पर चढ़ाई है, तो करीब 1 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो उनके पास भागने का भी बहुत टाइम था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल है, जिस जंगल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से उस जंगल में तेज़ी से चलना है और कहाँ छुपना है। और वो लोग कोई मोबाइल फ़ोन या कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उनको खाना-पीना भी जंगल से ही है। तो उस जंगल में जाकर फिर छुप गए। तो बड़ी दर्दनाक ये घटना थी। अब इस पर कार्रवाई शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी का भी माइंड वॉश करना है या किसी से कोई गलत काम कराना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो शिक्षित ना हो, और उससे भी कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो गरीब हो, भूखा हो, उसका कोई कारोबार ना हो। क्योंकि अगर आप किसी को भी, जिसका काम अच्छा चल रहा है और जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जिसका पेट भरा हुआ है, अगर आप उससे कोई भी गलत काम कराएँगे या कोई गलत काम करने की बात भी कहेंगे, तो वो आप पर हँसेगा और आपसे कहेगा कि आप पागल हो क्या? वो आपकी बात नहीं मानेगा। यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, उन आतंकवादियों की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी है और आतंकवाद एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, तो वहाँ पर सैलानी जाने शुरू हो गए हैं। तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको एक रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। जो घोड़े चलाते हैं, खच्चर हैं, होटल हैं, और जो अपना सामान, खाना बेचते हैं। जब उनका, ज़ाहिर-सी बात है, जब उनका कारोबार चलेगा, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, और पढ़ाने के लिए वो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में अपने बच्चों को भेजेंगे। जैसे दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं, नोएडा आते हैं, कर्नाटका जाते हैं। तो वो शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे तो उनकी कहीं जॉब लगेगी, वो रोज़गार करेंगे, कोई बिज़नेस करेंगे।
और जब वो बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है उन पर पैसा आएगा, वो धीरे धीरे मालदार होंगे और उस मालदारी का सीधा असर कश्मीर पर पड़ेगा। वो अच्छे मकान बनाएंगे, अच्छी शादी करेंगे और फिर अगर उनको कोई भी आतंकवाद जो ग्रुप है आकर उनको कहेगा कि आप इस गलत काम को करिए या आप वहाँ पर आत्मघाती हमला करिए, तो जाहिर सी बात है वो उस पर हंसेंगे और कहेंगे कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं। क्योंकि वो जो बच्चे हैं देश के अलग अलग शहरों में, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों से भी जो और धर्म हैं और जाति हैं उनसे आपस में मोहब्बत होगी, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी, पैसे कमाएंगे, देश आगे बढ़ेगा, उनका घर आगे बढ़ेगा, उनका स्टेट जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पाकिस्तान की पकड़ एक तरीके से ढीली होती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि सब खुशहाल होंगे, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा और पाकिस्तान का जो सपना है कश्मीर का वो उनसे दूर हो जाएगा। अब जैसे धारा 370 वहाँ पर लगी और वहाँ पर कारोबार उनके चलना शुरू हुआ, अभी जो ये घटना हुई है इसी में आप देख लो कितने सारे वहाँ पर्यटक थे जिनमें उन्होंने 26 लोगों को छांट कर, धर्म पूछ कर ये कायराना हरकत की और उनको मारा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लोग वहाँ पर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर एक जन्नत है। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा भी था कि वो हिंदुस्तान का ताज है। हर हिंदुस्तान का आदमी चाहता है कि वो जम्मू कश्मीर घूमने जाए, श्रीनगर घूमने जाए, लेकिन आतंकवाद की वजह से ही वो पीछे हट जाते हैं और फिर मनाली से या नैनीताल से या मसूरी से काम चलाते हैं। लेकिन पहली जो चॉइस होती है वो वही होती है। तो आतंकवादी ये चाहते हैं कि वहाँ पर कोई जाए ना। जाहिर सी बात है अगर कोई मकान भी है और आपको उस पर कब्जा करना है तो आप उसके अंदर कमी निकालेंगे कि इसके अंदर भूत है या इसके आसपास कोई रहता ना हो या वो बिल्कुल अकेले में हो, तो कोई वहाँ पर जाकर रहेगा नहीं और कोई भी उस पर आसानी से कब्जा कर सकता है। यही उनकी ख्वाहिश है जिसको हमारे देश की एकता ने और हमारे देश की सरकार ने उस पर पूरी तरह से पानी फेर रखा है और वो बहुत परेशान हो गए। जब धारा 370 हटी तब उनके पास एक आखिरी चांस था कि अब क्या करें। धीरे धीरे यहाँ पर कारोबार बढ़ेगा, लोगों ने वहाँ पर ज़मीन खरीदी है, होटल बनाए हैं, स्कूल कॉलेज बने हैं, तो उन्होंने सोचा ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है हर तरीके से। तो उस वक्त उन्होंने एक अपनी आखिरी कोशिश करी जिसमें दो जो लोकल लड़के थे, एक का नाम था आदिल और दूसरे का नाम था आसिफ शेख। इनको अपनी बातों में लिया और इनका माइंड वॉश करा, क्योंकि जब ये ताज़ी ताज़ी बात थी, हालात उस टाइम थोड़े हल्के थे वहाँ के, तो वो लीगल वीज़ा पर पाकिस्तान गए और वहाँ पर जाकर वो पाकिस्तान ने उनके ऊपर उनका माइंड वॉश करा, उनके अंदर नफ़रत भरी, उनके दिमाग में जहर घोला और उनको महीनों और सालों ट्रेनिंग दी। इसी बीच करीब साल भर पहले कुछ आतंकवादी से सेना की मुठभेड़ हुई और हमारी सेना ने उनको मार गिराया। तो जो उनके पास सामान मिला, तो उस सामान में हथियार, ये सारी चीज़ें उन लोगों के पास होती हैं, बट एक डायरी हमारी फ़ौज के हाथ लगी। उस डायरी के अंदर ये जो कश्मीर के दो लोकल लड़के हैं, आसिफ शेख और आदिल हुसैन, इनका नाम मिला। तो हमारी जो सेना है और जो हमारी वहाँ इंटेलिजेंट है, उन्होंने इनको ढूंढना शुरू किया। इससे पहले कि वो ढूंढ पाते, ये पहलगांव में घटना हो गई। तो इसमें 3 पाकिस्तानी थे, अब उनके भी नाम आ चुके हैं और वहाँ का एक लश्कर तैयबा संगठन है और उसी की शाखा से निकला एक TRF है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने ये किया है, हमने उन लोगों को मारा है। मतलब साफ साफ उन्होंने जिम्मेदारी ली है और पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें हमारा कोई किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। अगर हाथ नहीं है तो फिर इस संगठन को आप भारत की फ़ौज के हवाले कर दो, क्योंकि भारत की फ़ौज अपना पता लगा लेगी। तो वो इतनी सक्षम है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसने भेजा है, किसने ट्रेनिंग दी है, उसके लिए बहुत आसान काम है। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ही ये लश्कर तैयबा जो TRF इसका संगठन है, वो कह रहा है कि
ये हमने कराया वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। तो एक ये ढुलमुल रवैया या एक दोहरा चरित्र जो पाकिस्तान का सामने आता है। तो दोस्तों, इन लोगों का सबसे जो पहला काम है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो हिंदुस्तान की एकता है उसको अलग किया जाए, हिंदू मुस्लिम में नफ़रत हो। क्योंकि जब जो पहलगाम में घटना हुई है तो उसके बाद जो कश्मीरी या मुसलमान हिंदुस्तान के अलग अलग जो स्टेट्स में रह रहे हैं उनसे हिंदू नफ़रत करेंगे और उनको मारेंगे पीटेंगे। अभी एक पीछे पंजाब से कोई कश्मीरी लड़की थी, उसको वहाँ पर कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, फिर वहाँ के लोकल लोगों ने उसको बचाया कि भाई इसकी बच्ची की क्या गलती है इसमें। तो यही वो चाहते हैं कि किसी तरीके से नफ़रत हो और इनमें लड़ाई झगड़े हों, इनके कारोबार ना चले, ये अशिक्षित हों और हमारा काम आसान हो जाए। तो ये घटना है। अब इसके अंदर जो हमारी फ़ौज है, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने आदिल और आसिफ के घर का पता लगाया और इसमें से एक के घर को हमारी सेना ने बम से उड़ा दिया, ब्लास्ट कर दिया और उसके पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया। उसकी बहनों से और उसके जो माता पिता हैं उनसे पूछताछ हो रही है। और जो दूसरा है आदिल शेख और एक आसिफ शेख, तो एक के घर को बिल्डोजर से पूरा तहस नहस कर दिया है। और उन दोनों लड़कों पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है हमारी सरकार ने। जो भी उनका पता बताएगा 20 लाख रुपए उनको इनाम है। बट ज़्यादा दिन तक वो छुप नहीं पाएंगे, मिलेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और अभी पीछे करीब 5-6 दिन पहले 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वहाँ के जो जनरल चीफ हैं जिनका नाम है असीम मुनीर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें क्योंकि अभी वो ऐसा हमने सुना है कि उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा था, तो उसको उन्होंने बढ़ाने के लिए एक नया एक अपना भाषण दिया, लेक्चर दिया, जिससे ये लगे कि वो बहुत काम के हैं और जो उनका जो टाइम है वो बढ़ जाए। और वो बढ़ भी गया है, 2027 तक उनका कार्यकाल हो गया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है हमारे गर्दन की नस है और अगर उस नस को दबा दी जाए तो आदमी मर जाता है। हम कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे और हम उनके जो कश्मीर के अंदर रह रहे हैं उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। तो अगर कोई भी शिक्षित आदमी है वो सबसे पहले कहेगा कि जो कश्मीर आपके पाकिस्तान में कुछ हिस्सा कश्मीर का है, क्या आप पहले उसको आज़ाद करिए, आप अपने तरफ से शुरुआत करिए, उसको आज़ाद करिए, उसके बाद इनके लिए लड़िए। आप उसको तो आज़ाद कर नहीं रहे। आपके खुद के हालात ऐसे हैं वहाँ पर कि अभी पीछे एक ट्रेन को हाईजैक किया गया था 6 मार्च 2023 को, 9 लोग मारे गए। 30 जुलाई 2023 को हजौर में 63 लोग मारे गए। 19 अगस्त को ये 11 लोग और मुस्तक के बीम विस्फोट एक हुआ था, वहाँ पर 60 लोग एक मारे गए। 11 मार्च 2025 को 26 लोग एक मारे गए। 9 नवंबर 2024 को 62 लोग मारे गए। बलूच में पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली। 30 जनवरी 2023 को एक मस्जिद के आगे ब्लास्ट हुआ, एक पेशावर में वहाँ पर है, जहाँ पर करीब 84 लोग मारे गए। तो वो भी तो लोग मुसलमान हैं। आपको जो आपके पास रह रहे हैं, जो आपके देश के हैं, पहले आपको उनकी देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। हम यहाँ पर रह रहे हैं सब, और एक धर्म ही नहीं है, काफ़ी जातीय भी हैं। और जब से देश आज़ाद हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ ही आज़ाद होते, एक दिन का फ़र्क था उसमें, तो जब से अर्थव्यवस्था देख लीजिए, तरक्की देख लीजिए, डॉलर का अपने जो हमारे रुपये है उसका देख लीजिए, किसी भी चीज़ से आप कंपेयर कर लीजिए, हर तरीके से देश आगे है। तो देश का नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाहिर सी बात है वो भी आगे है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं और अच्छी मोहब्बत है। यहाँ के मुसलमानों को आप देखोगे सरकारी नौकरियाँ हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर ऐसी प्रॉब्लम होती तो कश्मीरी खुद उस बात को उठाते। अब क्योंकि धीरे धीरे तरक्की हो रही है, वहाँ पर सेनानी जा रहे हैं, उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये लोग तरक्की ना करें। उसको जो मेन मकसद है कश्मीर को हड़पने का है, जो उनके ताकत से लाना बस की नहीं है, तो वो उल्टा सीधा उसमें दिमाग लगाते रहते हैं। जल्दी ही इसमें हमारी जो फ़ौज है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वहाँ पर
जो टीमें अलग अलग गई हुई हैं, जल्दी ही जंगल से इन लोगों को ढूंढ लेगी। इनको जाहिर सी बात है सख्त से सख्त सज़ा होगी, क्योंकि एक निर्दोष को मारने का, जिसको आप जानते भी नहीं, जिसका आप नाम भी नहीं जानते, आप कभी भी अस्पताल में जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि एक आदमी को बचाने के लिए 10 डॉक्टर, नर्सें सब पूरी ताकत लगा देते हैं। जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अपनी डिग्री ली है, MBBS करा है, जो भी उनकी पढ़ाई है वो करी है, जो नर्सें हैं, एक जान को बचाने के लिए कई कई घंटे के ऑपरेशन होते हैं। और जो डॉक्टरों की टीम है उसमें कितने धर्म के लोग हैं, या वो मरीज कौन से धर्म का है, ये पूछा है किसी ने, सोचा है? इलाज में आप जाइए, नौकरियों में आप जाइए, तो नफ़रत फैलाने का मंसूबा है, खास करके जम्मू कश्मीर में, और पूरे देश में ही फैले तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें आपस में लड़ना नहीं है, अपनी एकता बना कर रखनी है, क्योंकि अगर हम उनके भड़काने से भड़के तो हमारा अपना ही नुकसान है। वो तो खुद ही नुकसान में चल रहे हैं हर तरीके से। वहाँ की महंगाई देख लीजिए, वहाँ का पानी, अब हमारे यहाँ से सिंधु बॉर्डर से पानी जाएगा वो देख लीजिए, वहाँ का रुपया देख लीजिए। तो जिसके पास कुछ है ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। और नंग से तो राजा भी डरता है, बचता है, वो भी उसके मुँह नहीं लगता। खुद आ नहीं सकते, खुद की फ़ौज को भेज नहीं सकते, तो वो माइंड वॉश करते हैं लोगों का, जो कि वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है। और ऐसी मुझे उम्मीद है आज के बाद वो होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा सबक सरकार देगी, जो सक्षम है सरकार देने में, कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बस ये है कि वहाँ पर सेनानी जाते रहें, वो लोग तरक्की करते रहें, देश तरक्की करता रहे, तो ये चीज़ें अपना आप ही ख़त्म हो जाएंगी। जब शिक्षा बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको सुनाई, ये सच्चाई है, ये कोई कहानी नहीं है। और इसके अंदर मेरा मकसद किसी तरह का किसी का दिल दुखाना या किसी को डराना नहीं है। ये सब एक संदेश है प्यार मोहब्बत का। अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल शाम को किसी दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।